नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.3 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.3 का बेसिक पार्ट। क्या दिया गया इसमें, आओ जाने। क्या क्या जानना है हमको? आयत, समचतुर्भुज तथा वर्ग के विशिष्ट गुणधर्म, मतलब ये हमको पता होना चाहिए। तो इसको समझने के पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ये है हमारा आयत और ये है हमारा वर्ग और ये है हमारा समचतुर्भुज। इस तरीके से मतलब पहले बना लेंगे ना तो हमको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आयत, समचतुर्भुज तथा वर्ग भी समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। कहने का क्या मतलब हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। मतलब ये समांतर चतुर्भुज ही होते हैं, इसीलिए उनकी सम्मुख भुजाओं का समान होना, सम्मुख कोणों का समान होना तथा विकर्णों का परस्पर समद्विभाजित होना, ये गुणधर्म तीनों प्रकार के चतुर्भुज में होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, आयत के सम्मुख भुजा सर्वांगसम होते हैं। जो ये सामने सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, सर्वांगसम होती है। वर्ग के भी सामने वाली भुजा सर्वांगसम होती है और उसके बाद में समचतुर्भुज की भी सामने वाली भुजा क्या होगी, सर्वांगसम होगी। ये आप लोगों को याद रखना है। ये तो भुजा वाला हो गया। उसके बाद में जो कोण है, जो सम्मुख कोण होगा वो भी सर्वांगसम होगा और इसका सर्वांगसम कोण कौन सा होगा, ये होगा। फिर यहाँ पे देखोगे ये वाले कोण का सम्मुख कोण ये सर्वांगसम होगा और ये वाले कोण का ये सम्मुख होगा। और इसमें क्या होगा, ये वाले कोण का सम्मुख कोण ये होगा, ये सर्वांगसम होगा। उसके बाद में ये वाले कोण का सम्मुख कोण ये वाला कोण होगा, ये सर्वांगसम होगा। उसके बाद में क्या बोला गया है, विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित होना, मतलब इसके भी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यह आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये किसका गुणधर्म हो गया, ये हमारा समांतर चतुर्भुज का भी गुणधर्म यही बोलता है कि सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होता है और उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इतना तो आप लोगों को पता है, किंतु इनसे भी अधिक गुणधर्म इन तीनों प्रकार के चतुर्भुजों में होते हैं। मतलब इसके अलावा भी और भी गुणधर्म है, ये हमको समझना है, उसे हम देखेंगे आगे। इन गुणधर्मों की उत्पत्ति संक्षेप में दी गई है, मतलब हमको यहाँ पे उत्पत्ति बना करके दिया गया है। दिए गए सोपानों को ध्यान में रखते हुए उत्पत्ति को विस्तार कीजिए। मतलब इसका उपयोग करके हमको इसके आगे जितना भी दिया गया प्रमेय उसका उत्पत्ति हमको खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे प्रमेय में क्या दिया गया है, पहला प्रमेय है आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो हमको क्या दिखाना रहेगा, आयत का विकर्ण कौन कौन सा है, AC और BD, ये दोनों विकर्ण है। तो ये विकर्ण हमको क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो यहाँ पे देखोगे दत्त में क्या दिया गया, चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। साध्य क्या करना है, AC सर्वांगसम विकर्ण BD, मतलब ये सर्वांगसम सिद्ध करना है। उत्पत्ति में क्या बोला गया है, संक्षिप्त में दी गई उत्पत्ति को कारण सहित लिखिए। और यहाँ पे ये बोला गया है त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज DAB भू को भू कसौटी और विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा है। इस तरीके से हमको दिया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे ना 4-5 लाइन छोड़ दिया गया, वो 4-5 लाइन अगर हम लोग लिख लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं कि विकर्ण AC सर्वांगसम है विकर्ण BD पे। तो यहाँ पे हमको कौन कौन सा सिद्ध करना है, देखोगे ADC सर्वांगसम त्रिभुज DAB, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज DAB में ध्यान से देखना कौन कौन सा त्रिभुज है। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज है ADC और दूसरा त्रिभुज कौन सा बोला गया है, DAB। ये दोनों त्रिभुज हम लोगों को देखना है, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे ADC और DAB है ना, तो देखो ध्यान से देखोगे DC जो है
वो ए बी के समान हो जाएगा या सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेख डी सी सर्वांग सम रेख ए बी। इसका कारण क्या लिखोगे? आयत की सम्मुख भुजा सर्वांग सम होती है, आयत की सम्मुख भुजा ये सर्वांग सम हो गई। उसके बाद में देखोगे अभी हमको कोण पकड़ना है ना, तो ये वाला कोण पकड़ लो ADC ये वाला कोण और DAB ये वाला कोण। यहाँ पे लिखेंगे कोण ADC सर्वांग सम कोण DAB। इसका कारण क्या आएगा? प्रत्येक कोण 90 अंश। आयत के जितने भी कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं? वो 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश के हो गए। देखोगे ये कोण हो गया, ये भुजा हो गई। अब यहाँ पे देखोगे DAB में भी AD है और ADC में भी DA है। यहाँ पे लिखेंगे रेख AD सर्वांग सम रेख DA। इसका कारण क्या लिखेंगे? सामान्य भुजा। ये दोनों भुजा क्या है? सामान्य है। जब ये दोनों भुजा सामान्य हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसलिए त्रिभुज ADC सर्वांग सम त्रिभुज DAB। इसका कारण क्या बनेगा? देखोगे यही आ जाएगा भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी से ये हमारा सिद्ध हो गया। जब ये सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेख AC सर्वांग सम रेख BD। देखोगे AC और यहाँ पे ये BD, DAB में BD आ गया और ADC में AC आ गया। ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा आ जाएगी। ये जब ये भुजा आ जाएगी तो इसी को ही लिख सकते हैं ना, विकर्ण AC सर्वांग सम विकर्ण BD। यही तो हमको सिद्ध करना। तो देखोगे यहाँ पे हमारा ये सिद्ध किया हुआ आ गया। तो कहने का क्या मतलब है? हमको यहाँ पे घबराना नहीं है, हमको यहाँ पे खुद से लिखना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे आएगी। हमको थोड़ा सा हिंट दिया गया है कि ये भू को भू कसौटी से सिद्ध हो रहा है। बस आप लोगों को इतना ही ध्यान देना है। इस प्रमेय में क्या दिया गया? वर्ग के विकर्ण परस्पर सर्वांग सम होते हैं, दत्त साध्य तथा उत्पत्ति स्वयं लिखिए। यहाँ पे पहले वर्ग बना लेते हैं, विकर्ण बना लेते हैं, उसके बाद में इसको नाम दे देते हैं ABCD। इस तरीके से दे दिए। इसमें क्या बोला गया? वर्ग के विकर्ण परस्पर सर्वांग सम होते हैं। विकर्ण सर्वांग सम मतलब AC सर्वांग सम हमको BD बताना है और इसमें दत्त साध्य उत्पत्ति स्वयं लिखना है, हमको खुद को लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं दत्त। दत्त में क्या लिखोगे? चतुर्भुज ABCD यह वर्ग है। क्या है? ये वर्ग है। उसके बाद में साध्य में क्या लिखोगे? यहाँ पे साध्य में लिखोगे क्या सिद्ध करना है? विकर्ण। विकर्ण AC सर्वांग सम है विकर्ण BD के, ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। और उसके बाद में यहाँ पे उत्पत्ति लिखनी है। ये रहा हमारा उत्पत्ति। तो इसको भी ऐसे पहले हमको सिद्ध कर लेना पड़ेगा। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DCB में इस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं, देखोगे ABC ये हो गया, DCB ये हो गया। तो यहाँ पे देखोगे AB जो है वो DC के सर्वांग सम आएगा। यहाँ पे लिखेंगे रेख AB सर्वांग सम रेख DC। इसका क्या कारण आएगा? वर्ग की भुजा सर्वांग सम होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की सम्मुख भुजा लिख लो या वर्ग की भुजा लिखोगे तो भी चलेगा। तो वर्ग की सम्मुख भुजा या वर्ग की भुजा बराबर होती है। उसके बाद में देखोगे कोण ABC ले लेते हैं और DCB ले लेते हैं। यहाँ पे कोण
ए बी सी सर्वांग सम कोण डी सी बी। इसका क्या रीजन आ जाएगा? प्रत्येक कोण 90 अंश के, देखोगे वर्ग के कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा प्रत्येक कोण 90 अंश का। उसके बाद में देखोगे बी सी और यहाँ पे सी बी, ये क्या हो गया? सामान्य भुजा हो गया। रेख बी सी सर्वांग सम रेख सी बी ना, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी सामान्य भुजा। ये आ गया सामान्य भुजा। जब ये सामान्य भुजा आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी सी। कौन सी कसौटी लग जाएगी? देखोगे भुजा कोण भुजा, ये आ जाएगा। मतलब ये भी सिद्ध हो गया भू को भू कसौटी से, भू को भू कसौटी से ये हमारा त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गया। जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी सर्वांग सम बी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे रेख ए सी सर्वांग सम रेख बी डी। यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। जब ये सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा से ये जब सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए विकर्ण ए सी सर्वांग सम विकर्ण बी डी। ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। देखोगे ये आ गया हमारा ए सी और बी डी। तो कहने का क्या मतलब है? आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं और वर्ग के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। तो सिद्ध करने की पद्धति वही है कि भू को भू कसौटी से हमको सिद्ध कर लेना है, उसके बाद में हमारा विकर्ण सर्वांग सम आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रमेय देखते हैं। ये वाले प्रमेय में हमको सिद्ध करके दिया गया है। ये वाले प्रमेय में क्या बोलता है? सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। मतलब ये सम चतुर्भुज है, इसके विकर्ण जो है परस्पर क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया? ये वाला जो है 90 अंश का होना चाहिए। तो इसके दत्त में क्या दिया गया? चतुर्भुज ई एफ जी है। देखोगे ई एफ जी एच, ये क्या है? एक सम चतुर्भुज है। तो इसके साध्य में क्या आएगा? विकर्ण ई जी विकर्ण एच एफ का लंब समद्विभाजक है। देखोगे ई जी जो है वो विकर्ण एच एफ का लंब समद्विभाजक है। तो देखोगे ई जी कहाँ पे है? देखोगे ये वाला जो विकर्ण है वो एच एफ का लंब समद्विभाजक है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है? विकर्ण एच एफ जो है विकर्ण ई जी का लंब समद्विभाजक है। एच एफ जो है ई जी का लंब समद्विभाजक है। तो कहने का क्या मतलब है? दोनों एक दूसरे के लंब समद्विभाजक है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसके उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखोगे? रेख ई एफ बराबर है ई एच के। देखोगे ई एफ कहाँ पे है? ये वाला जो है ये क्या है? ई एच के बराबर है, सर्वांग सम दिया गया है। उसके बाद में जी एफ जो है वो जी एच के सर्वांग सम दिया गया है। ये हमको दिया गया है, किससे आ जाएगा? दत्त से। सम चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हम लोग ये जो चारों भुजाएं हैं एक दूसरे से ये सर्वांग सम हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखना है? रेखाखंड के अंतर बिंदुओं से समदूरस्थ प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर होता है। तो कहने का क्या मतलब है? देखोगे रेखाखंड के अंतर बिंदुओं से समदूरस्थ मतलब रेखाखंड ये दोनों हो गई, इससे समान दूरी पर ये यहाँ पे आती है। तो ये क्या हो जाएगा? लंब समद्विभाजक पर होता है। इसलिए बिंदु ई तथा बिंदु जी यह रेख एच एफ का लंब समद्विभाजक पर है। मतलब बिंदु ई और जी जो है वो एच एफ के लंब समद्विभाजक है, मतलब सेंटर पे है। दो भिन्न बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा जाती है। यहाँ पे जो दो भिन्न बिंदु है इसमें से कितनी रेखा जाएगी? एक ही रेखा जाएगी। इसलिए रेख ई जी या विकर्ण एच एफ की लंब समद्विभाजक रेखा पर है। क्या बोला गया? देखोगे ई जी जो है वो एच एफ की लंब समद्विभाजक रेखा पर है, इसलिए विकर्ण ई जी जो है वो एच एफ का लंब समद्विभाजक है। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि विकर्ण एच एफ या विकर्ण ई जी का लंब समद्विभाजक है। हमको यही सिद्ध करना है।
यहाँ पे सिद्ध हो गया कि EG जो है HF का लमसम द्विभाजक है और यहाँ पे HF जो है वो EG का लमसम द्विभाजक है। इसी तरीके से हमको प्रूफ करना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो नियम है रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के लमसम द्विभाजक पर होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, नीचे दिए गए प्रमेयों की उत्पत्ति स्वयं लिखिए। यहाँ पे इसकी उत्पत्ति लिखना है। तो पहले में क्या बोला गया है, वर्ग के विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजक होते हैं। तो जैसा अभी हमने देखा कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजक होते हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी करना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं E F G H। मैं भी वही नाम ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा समझने में और आसानी हो जाएगी। क्या बोला गया, वर्ग के विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजक होते हैं। वर्ग के विकर्ण कौन सा हो गया, EG और यहाँ पे FH या HF पकड़ लो। तो इसके दत्त में क्या आ जाएगा, इसके दत्त में लिखोगे चतुर्भुज EF GH, यह वर्ग है, इस तरीके से लिखोगे वर्ग है। और उसके साथ में क्या आ जाएगा, विकर्ण EG या HF का लमसम द्विभाजक है। देखोगे EG जो है वो HF का लमसम द्विभाजक है और HF जो है वो EG का लमसम द्विभाजक है। ये हमको सिद्ध करना है। इसके उत्पत्ति में क्या हो जाएगा, EF सर्वांगसम EH। देखोगे EF जो है वो EH के सर्वांगसम है और यहाँ पे GF जो है वो GH के सर्वांगसम है। ये वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के लमसम द्विभाजक पर होता है। ये तो हमको नियम पता है। तो कहने का क्या मतलब है, बिंदु E से देखोगे यहाँ पे बिंदु E और यहाँ पे G, ये जो है HF के लमसम द्विभाजक पर होता है। HF ये है और बिंदु E और बिंदु G है, ये दो बिंदु है। दो बिंदु से सिर्फ कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है और ये HF के लमसम द्विभाजक पर आ गया। वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा जाती है, इसलिए रेखा EG यह HF का लमसम द्विभाजक है। जब यहाँ पे रेखा EG लमसम द्विभाजक है तो हमको क्या सिद्ध करना है, विकर्ण। यहाँ पे विकर्ण EG यह HF का लमसम द्विभाजक है और उसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि विकर्ण HF यह EG का लमसम द्विभाजक है। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हमको सिद्ध कर लेना है। अब हम अगला करते हैं। ये प्रमेय में क्या बोला गया है, समचतुर्भुज के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या बोला गया, समचतुर्भुज बनाना है। तो हम लोग ने यहाँ पे समचतुर्भुज बना लिया है। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसके चार के चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो इसको नाम दे देते हैं A B C और यहाँ पे D। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दत्त लिखेंगे। दत्त में लिखेंगे चतुर्भुज A B C D, यह समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। एक तो ये हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना है, साध्य लिखना है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, पहले देखोगे पहले नंबर पे क्या सिद्ध करना है, जो विकर्ण AC है वो कोण BAD और BCD का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण AC, देखोगे AC है ना, तो BAD और BCD, कोण BAD तथा कोण BCD का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है। पहले तो ये सिद्ध करना है और दूसरा क्या सिद्ध करना है, विकर्ण BD, विकर्ण BD, देखोगे BD ये है तो कौन सा कोण आ जाएगा, ABC और ADC, कोण ABC तथा कोण ADC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। ध्यान से देखना, AC जो है वो BAD और BCD का समद्विभाजक है
और जो बी डी है वो ए बी सी और ए डी सी का समद्विभाजक है। अब इसकी उपपत्ति लिखते हैं, तो उपपत्ति में आ जाएगा, पहले हमको ए सी सिद्ध करना है ना, तो हम लोग ए बी सी पकड़ते हैं और ए डी सी पकड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ध्यान से देखोगे ए बी सी और ए डी सी में, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए बी जो है वो ए डी के सर्वांग सम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेख ए बी सर्वांग सम रेख ए डी। ध्यान से देखोगे ए बी सी में ए बी और ए डी सी में ए डी, उसके बाद में ए बी सी में बी सी और यहाँ पे डी सी। यहाँ पे आएगा रेख बी सी सर्वांग सम रेख डी सी। इसका कारण क्या आएगा, समचतुर्भुज की भुजाएं, समचतुर्भुज की भुजाएं सर्वांग सम होती हैं ना। उसके बाद में रेख ए सी सर्वांग सम रेख ए सी, ये क्या हो जाएगा, सामान्य भुजा हो जाएगी, सामान्य भुजा। ध्यान से देखोगे ए बी सी में भी ए सी है और ए डी सी में भी ए सी है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी, इसका कारण क्या बन जाएगा, तीनों भुजा है ना, तो ये हो जाएगा भू 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 कसौटी से। ये देखोगे हमारा ये बन गया भू 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 कसौटी से। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, सर्वांग सम त्रिभुज का संगत कोण। यहाँ पे देखोगे ये लिखो बी ए सी डी ए सी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए सी सर्वांग सम कोण डी ए सी। देखोगे बी ए सी ये वाला कोण डी ए सी ये वाले कोण के बराबर आ गया। उसके बाद में बी सी ए ये वाला कोण जो होगा वो डी सी ए के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण बी सी ए सर्वांग सम कोण डी सी ए, ये दोनों का रीजन क्या आ जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण। इस तरीके से आ जाएगा। देखो कि ये वाला जो दोनों कोण बना है तो ये क्या हो जाएगा, ए सी उसका समद्विभाजक हो जाएगा, तभी तो बराबर बराबर भागों में बटेगा। देखो ये बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए विकर्ण ए सी कोण बी ए डी तथा कोण बी सी डी का समद्विभाजक है, यही आ जाएगा, समद्विभाजक है। ध्यान से देखो ए सी जो है वो बी ए डी और बी सी डी का समद्विभाजक है, तो इसी तरीके से हम लोग दूसरा भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं कि विकर्ण बी डी कोण ए बी सी तथा कोण ए डी सी का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है। इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं, इसका उत्पत्ति लिख सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, पहले हम लोगों को भू 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 कसौटी से सिद्ध कर देना है और उसके बाद में ये जो दोनों कोण आएंगे ये क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण से। सो दोस्तों अब हम अगला करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, वर्ग के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करता है। तो जैसा अभी हमने समचतुर्भुज का किया वैसे हमको वर्ग का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया, वर्ग के विकर्ण, मतलब यहाँ पे पहले हम लोगों ने वर्ग बना लिया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और यहाँ पे
डी। अब क्या बोला गया, उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख कोण का मतलब क्या हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो इसमें भी जैसा हम लोगों ने समचतुर्भुज में किया सेम वैसे ही करना है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले इसके दत्त में क्या लिखेंगे, दत्त में लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी, यह वर्ग है, यह वर्ग है, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में हमको लिखना है कि साध्य क्या करना है। यहाँ पे भी देखोगे साध्य में क्या बोला गया, वर्ग के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग का विकर्ण कौन सा है, ए सी ए और बी डी ए। तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण ए सी के लिए पहले लिखते हैं। ए सी जो है कौन से कोण को समद्विभाजित करता है, देखोगे ये जो ए सी है वो बी ए डी और बी सी डी को समद्विभाजित करेगा। तो कोण बी ए डी तथा कोण बी सी डी को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है। और दूसरा विकर्ण कौन सा है, बी डी ए। यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण बी डी कोण ए बी सी तथा कोण ए डी सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो ध्यान से देखोगे बी डी ए बी सी और ए डी सी को समद्विभाजित करता है और ए सी बी ए डी तथा बी सी डी को समद्विभाजित करता है। तो ये हो गया ना समचतुर्भुज के जैसा ही। तो अब हम लोग इसकी उपपत्ति लिखते हैं। यहाँ पे उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति में लिखते हैं। उपपत्ति में क्या आ जाएगा, देखोगे ए सी के लिए पहले बनाते हैं ना, ए बी सी पकड़ते हैं और ए डी सी पकड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ये दो त्रिभुज में देखोगे कौन कौन सा आएगा, देखोगे ए बी सी और ए डी सी। यहाँ पे देखोगे ए बी जो होगा वो ए डी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे रेख ए बी सर्वांग सम रेख ए डी। उसके बाद में ए बी सी में बी सी और ए डी सी में डी सी। यहाँ पे लिखेंगे रेख बी सी सर्वांग सम रेख डी सी। ये दोनों का कारण क्या आएगा, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भुजाएं बराबर मतलब सर्वांग सम होती हैं, तो वर्ग की भुजाएं लिख देंगे। अब उसके बाद में दोनों में क्या मिल रहा है, ए बी सी में ए सी है सर्वांग सम रेख, ए डी सी में भी ए सी है। ध्यान से देखोगे ए बी सी में ए सी है और ए डी सी में भी ए सी है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सामान्य भुजा हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे सामान्य भुजा। जब ये सामान्य भुजा हो जाएगी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। देखोगे तीन के तीनों भुजाएं, तो ये हो जाएगा भू 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 कसौटी से, इस तरीके से बन जाएगा ये भू 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 कसौटी से। ठीक, यहाँ तक तो हमारा आ गया। अब उसके बाद में सर्वांश त्रिभुज का संगत कोण पकड़ते हैं, तो देखोगे बी ए सी, ये वाला जो कोण होगा वो डी ए सी इसके बराबर आएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए सी सर्वांशम कोण डी ए सी, ये पहला वाला हो गया। उसके बाद में बी सी ए ये वाला कोण और डी सी ए ये वाला कोण। यहाँ पे लिखेंगे कोण बी सी ए सर्वांशम कोण डी सी ए, इसका कारण क्या आएगा, सर्वांशम त्रिभुज की संगत कोण, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये जो दोनों कोण आई है ये क्या हो जाएगा, ए सी जो है वो
बी ए डी और यहाँ पे बी सी डी इसका समद्विभाजक करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए विकर्ण ए सी कोण बी ए डी तथा कोण बी सी डी को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं विकर्ण बी डी कोण ए बी सी तथा कोण ए डी सी को समद्विभाजित करता है। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को इस तरीके से एक एक करके करना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है इसे ध्यान में रखिए। क्या क्या है, आयत के विकर्ण परस्पर सर्वांग सम होते हैं, वर्ग के विकर्ण भी परस्पर सर्वांग सम होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, वर्ग के विकर्ण भी परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करती है, वर्ग के विकर्ण उसके सम्मुख कोण को भी समद्विभाजित करता है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट खत्म हुआ। दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 5.3 करने वाले हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.3 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।